हम देखते हैं कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा में प्रोसेस किसको कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो सारी ऐप्स है ना, इन्हीं को प्रोसेस कहते हैं। इनका कई सारा नाम है। हम प्रोग्राम भी बोलते हैं, ये प्रोग्राम है, या फिर प्रोसेस। बस खत्म, प्रोसेस इसी को बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सारी ऐप्स जो हमें दिखती हैं उन्हीं को प्रोसेस बोलते हैं। कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो कि हमारी कुछ मेमोरी ले रहा हो और कुछ सीपीयू टाइम ले रहा हो, तो उसको एक प्रोसेस कहते हैं। तो अगर प्रोसेस को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो प्रोसेस क्या होता है? तो प्रोसेस को हम बोलते हैं कि एक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन है। प्रोसेस इज अ यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। अब यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है कि ऐसा कोई चीज या ऐसा कोई प्रोग्राम जिसको प्रोसेसर हमारा एग्जीक्यूट कर सके, उस पर कुछ कंप्यूटेशन कर पाए। तो जो एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस जब मैं बोलूंगा तो आप अपने मन में यही सोचना कि एप्लीकेशन या ऐप। तो जो एक प्रोसेस होता है उसकी कुछ मेमोरी होती है। जब हम यहाँ पे मेमोरी बोल रहे हैं तो मेमोरी से मतलब होता है रैम के अंदर मेमोरी। मेमोरी और डिस्क में एक डिफरेंस होता है। जब हम प्रोग्रामिंग की भाषा में मेमोरी बोलते हैं तो हम रैम की बात करते हैं, और जब डिस्क बोलते हैं तो हम एसएसडी की बात करते हैं, जो हमारी एक्चुअल, जो हम नॉर्मल भाषा में मेमोरी की बात करते हैं, कितनी जीबी की मेमोरी है। तो हम मेमोरी रैम को बोलते हैं, और डिस्क बोलते हैं कि डिस्क में कुछ स्पेस ले रहा है। तो जब ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब कि हमारा जो हार्ड डिस्क है या एसएसडी है उसमें कुछ स्पेस ले रहा है। तो जो एक प्रोसेस होता है वो कुछ ना कुछ मेमोरी लेगा, कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन पावर लेगा, और प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको रन करेगा। और एग्जीक्यूट करने के बाद उसकी स्टेट हो सकता है कि टर्मिनेटेड स्टेट हो जाए। एक प्रोसेस जो होती है उसकी अलग अलग स्टेट्स होती हैं। जैसे कि एक होता है रेडी स्टेट की अभी वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है। दूसरा होता है वेटिंग स्टेट। वेटिंग का मतलब क्या है कि वो रेडी था, रेडी होने के लिए निकल भी लिया, लेकिन कोई दूसरा ऐप जो है उसको ब्लॉक कर रहा है जाने से। यानी कि आपने घर से निकल लिया, आप रेडी भी हैं, लेकिन आप ट्रैफिक में फंस गए, आप वेटिंग हैं, आप वेट कर रहे हैं। तो कुछ उसी तरह से इसका वेटिंग स्टेट भी हो सकता है। तीसरा स्टेट क्या हो सकता है? रनिंग। ये वो प्रोसेसर तक पहुंच गया है, अब वो रनिंग स्टेट में, वो रन हो रहा है, और रन होने के बाद जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वो टर्मिनेटेड स्टेट में, यानी कि खत्म हो चुका है वो प्रोसेस। अब तो ऐसे ही प्रोसेस की अलग अलग स्टेट्स हो सकती हैं। एक और स्टेट होती है स्लीप स्टेट। स्लीप स्टेट में तब जाता है एक प्रोसेस जब एकदम से खत्म नहीं हुआ होता है, लेकिन उसको रन करने की भी जरूरत नहीं। जैसे कि हमने कोई सर्वर स्टार्ट कर दिया तो उस पर जब तक रिक्वेस्ट नहीं आएगी तब तक वो केवल वेट कर रहा है, और जब भी रिक्वेस्ट आएगी तब वो रनिंग स्टेट में जाएगा। अब ये वाला वेट करना अलग तरीके का है। ये मतलब ये अब कहीं जाना नहीं चाह रहा है, ये वेट कर रहा है कि कोई आएगा तो हम एग्जीक्यूट होंगे। तो इसको बोलते हैं स्लीप स्टेट। जब जो दूसरा वाला वेटिंग स्टेट था, वो वेटिंग स्टेट ये था कि वो जाना चाह रहा है, वो एग्जीक्यूट होना चाह रहा है, लेकिन किसी चीज ने उसको ब्लॉक कर दिया है, कोई उसके रास्ते में आ गया है। ये वाला जो स्लीपिंग स्टेट है, इसमें वो अपना काम करके बैठ चुका है, अब कोई आएगा तो रन कर लेंगे। तो ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स होती हैं, और भी स्टेट्स होती हैं, लेकिन हर एक स्टेट जानने की जरूरत नहीं है। तो ये अलग अलग स्टेट्स हो सकती हैं हमारे एक प्रोसेस की, या हमारे जो एक एप्लीकेशन है उसकी। अब जो एक नॉर्मल एप्लीकेशन होती है वो उसका कुछ यूजर इंटरफेस होता है, कुछ बटन्स होती हैं, कुछ ना कुछ होता है, या CLI होता है, हम कमांड लाइन में कुछ ना कुछ इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रोसेसेस भी हो सकती हैं जिनका ना तो कुछ CLI हो, ना तो कुछ यूजर इंटरफेस हो, बस कुछ प्रोग्राम हो जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है। तो प्रोसेस यही होता है कि एक प्रोग्राम है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसकी कुछ मेमोरी है, और कुछ मेमोरी कुछ प्रोसेसिंग पावर को कंज्यूम कर रहा है। अब इस प्रोसेस को हम देख सकते हैं क्या? तो हम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आप विंडोज में हैं तो आप सर्च करिए टास्क मैनेजर। यहाँ पे सर्च करना है टास्क मैनेजर। और अगर आप मैक ओएस में हैं तो आप एक्टिविटी मॉनिटर सर्च करिए। अगर आप लिनक्स में हैं तो आप सिस्टम मॉनिटर ऐप को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टैब ओपन है आपके, अगर आप मैक में हैं या लिनक्स में हैं, वहां पे भी आपको प्रोसेसेस का सेक्शन मिल जाएगा। ये प्रोसेस सेलेक्टेड है। आप देखिए कि ये सारी क्या चीजें हैं। ये गूगल क्रोम है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये OBS स्टूडियो, ये टास्क मैनेजर है, ये टास्क मैनेजर खुद यहाँ पे जो कि एक ऐप है, विजुअल स्टूडियो कोड है। तो ये सारी ऐप्स हैं जो कि यहाँ पे हैं। और फिर यहाँ पे एक सेक्शन है बैकग्राउंड प्रोसेसेस का। तो ऐसी प्रोसेसेस जो कि ऐप्स नहीं है लेकिन रन हो रही हैं, मतलब ऐप्स भी हो सकती हैं, ये सारी प्रोसेसेस बैकग्राउंड में रन हो रही हैं। इनका CPU टाइम, यहाँ पे CPU जो है, CPU यूसेज,
इन सब का 0 है, यानी कि यूज़ नहीं हो रही, ये सारी स्लीप स्टेट में है, ये बैकग्राउंड में है। जब इनको ज़रूरत पड़ेगी, कोई इवेंट होगा, तब ये सारी प्रोसेसेस रन होंगी। अभी यहाँ पर अगर आप एक्टिविटी मॉनिटर में हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो आपको हो सकता है कि जैसे इंडिविजुअल प्रोसेसेस का यूज़ आपको हो सकता है 100 के क्लोज आपको दिखे या काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। तो आपको सभी प्रोसेसेस को जब ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या दिखाता है, जैसे यहाँ पे ये 37% यूज़ कर रहा है OBS स्टूडियो जो है, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसीलिए ये 30% के अराउंड है, 35 to 40% के बीच में है, तो ये 40% बढ़ गया। तो ये वाला चीज़ आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा दिखे, क्योंकि जो एक्टिविटी मॉनिटर है macOS का, वो एक कोर को, जैसे कि अभी ये मान लो एक कोर यूज़ कर रहा होगा, तो एक कोर को 100% ट्रीट करता है। तो अगर वहाँ पर 6 कोर्स हैं तो वो 600% हो जाएगा, अगर 12 कोर्स हैं तो 1200% हो जाएगा। तो आप उस तरह से देख लेना। यहाँ पे विंडोज़ में ये पूरा ओवरऑल जो CPU है उसका परसेंटेज बताता है, लेकिन एक्टिविटी मॉनिटर में एक कोर का परसेंटेज बताता है। तो जब सारा आप ऐड करेंगे तो 1200% या 800% डिपेंडिंग अपॉन आपके सिस्टम में कितना कोर है उतना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्रोम है। अब इस क्रोम के अंदर ये कितने सारे क्रोम हैं, ये सब क्या है? तो क्रोम जो है, ये जब भी हम स्टार्ट करते हैं क्रोम को, तो ये बहुत सारे मतलब खुद के ही इंस्टेंसेस क्रिएट कर देता है अलग अलग काम के लिए। ये कोई भी एक एप्लीकेशन अपने आप को भी स्टार्ट कर सकती है। Node.js जो है, Node.js को भी स्टार्ट कर सकता है, और एक Node.js में कुछ दूसरा काम हो रहा होगा, दूसरे में कुछ दूसरा काम हो रहा होगा। तो ऐसे ही क्रोम ने अपने आप को ही कई बार स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर ये वाला है मेन ऐप, और ये सारे बैकग्राउंड प्रोसेस हैं, बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ काम होगा। अब यहाँ पे एज ब्राउज़र भी है, ये एज ब्राउज़र भी अपने आप को कई बार लॉन्च करेगा। इसमें देखो ये तो अलग अलग आइकन्स हैं इसके यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल चीज़ जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एज ही है। ये आइकन्स मतलब एक तो ब्राउज़र है, ये मेन ब्राउज़र ऐप हो गया, फिर क्रैश पैड, ये पता नहीं क्या काम है, फिर ये एक्सटेंशन का है, एक्सटेंशन के लिए है कुछ, फिर GPU प्रोसेस, फिर ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये MS एज इन्होंने अपना चीज़ काफ़ी अच्छे से दिखाया है इनके टास्क मैनेजर में, लेकिन एक्चुअल जो एप्लीकेशन जो कि लॉन्च हुई है बार बार, वो MS एज ही है, माइक्रोसॉफ्ट एज ही है। अब यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा कि यहाँ पर एज तो मैंने ओपन नहीं किया, यहाँ पर कहीं भी एज नहीं दिख रहा है, तो उसको मैंने डेस्कटॉप 2 के अंदर ओपन किया, जहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग दिख रही होगी ना, तो ये मैंने डेस्कटॉप 2 के अंदर ओपन किया, जहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और एज भी ओपन है वहाँ पे, और रिकॉर्डिंग के लिए मैं ये OBS स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ, तो ये भी दिख रहा है। अभी यहाँ पे अगर हम चाहें तो प्रोसेस को किल भी कर सकते हैं, जैसे ये वाला हमारा मेन क्रोम है, ये चीज़, तो हम इसको अगर किल कर देंगे तो हमारा क्रोम बंद हो जाएगा। मैं एक बार इसको साइड बाय साइड कर लेता हूँ, और क्रोम यहाँ पे ओपन है, ये है क्रोम, यहाँ पे हमारा ये एक्सकली ड्रॉ ओपन है, एक न्यू टैब है। तो अगर मैं किसी दूसरे बैकग्राउंड प्रोसेस को बंद करूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके, यहाँ पे मैं ऊपर वाले किसी को बंद करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर एंड टास्क पे क्लिक करेंगे तो वो टास्क एंड हो जाएगा। आप देखना ये लिस्ट में से कुछ कम हो रहा है, तो ये कुछ बैकग्राउंड का काम बंद हुआ है, लेकिन देखो क्रोम ने दोबारा से स्टार्ट कर दिया। क्रोम का जो मेन ऐप है वो दोबारा से स्टार्ट कर देता है अगर हम बंद करते हैं उसके बैकग्राउंड टास्क को। ये देखो थोड़ा सा ब्लैक हुआ था, मतलब कुछ बैकग्राउंड टास्क बंद करने से कुछ गड़बड़ी हो गई थी। अब अगर हम मेन ऐप को बंद कर दें, जो हमारा ये मेन है, ये मेन चीज़ है, ये ऐप, अगर इसको बंद कर देते हैं एंड टास्क, तो ये देखो हमारा एप्लीकेशन ही बंद हो गया, हमारा क्रोम एप्लीकेशन बंद हो गया। अभी यहाँ पे अगर हम दोबारा से लॉन्च करें क्रोम को, कैसे लॉन्च करेंगे? सीधा सर्च कर लेंगे क्रोम को, लॉन्च कर दिया। अभी यहाँ पे आपको दोबारा से क्रोम दिखने लगेगा। अभी उतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से क्रोम ओपन नहीं हुआ है। अभी मैं अपना ये अकाउंट सेलेक्ट कर लूँ अगर, तो ये देखो कितने सारे प्रोसेसेस आ गए, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सटेंशन वाली भी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें, तो इसने अपना पूरा जो बोरिया बिस्तर है पूरा फैला दिया इसने। अब ये रन हो रहा है। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं, जो कि है प्रोसेस आईडी।
जब भी कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसकी एक प्रोसेस आईडी होती है। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ समझना चाहिए। कुछ इस तरह से हम एनालॉजी ले सकते हैं कि जैसे youtube.com तो एक ही वेबसाइट है, youtube.com एक ही है, या procoder.com, मैं YouTube को बंद कर देता हूँ, procoder.com खोल लेता हूँ, ये एक ही वेबसाइट है, लेकिन हम इसको कई टैब में खोल सकते हैं। क्रोम के अंदर कई टैब्स में खोल सकते हैं, अलग अलग टैब में अलग अलग स्टेट में हम रह सकते हैं। जैसे किसी में मैंने इतना स्क्रॉल कर दिया, किसी में मैंने डार्क मोड कर दिया। अब हालांकि यहाँ पर भी अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये वो रिमेंबर कर लेगा और ये लाइट मोड में हो जाएगा। तो किसी में मतलब मैं कोई मेन्यू ओपन कर सकता हूँ, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा मेन्यू नहीं, बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है, लेकिन मैं किसी वेबसाइट में कुछ कर सकता हूँ, किसी में कुछ कर सकता हूँ। तो एक ही वेबसाइट अलग अलग स्टेट में रह सकती है, अलग अलग काम कर सकती है। वैसे ही एक ही एप्लीकेशन यहाँ पे अलग अलग, आप इमेजिन कर सकते हैं, अलग अलग टैब्स में ओपन है और अलग अलग काम कर रही है, अलग अलग इनका काम है। तो हमारा जो प्रोसेस होता है जब लॉन्च होता है तो उसका एक प्रोसेस आईडी होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, PID। अगर आपके इस सिस्टम में नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे राइट क्लिक करना, यहाँ पे PID पे चेक कर देना। हो सकता है अनचेक हो, अगर अनचेक हो तो नहीं दिखेगा, तो राइट क्लिक करना है यहाँ पे, इस कॉलम पे जो यहाँ पे जैसे प्रोसेस नेम लिखा है, स्टेटस लिखा है, इस कॉलम पे या नेम पे ही सीधा राइट क्लिक कर दो और फिर PID पे क्लिक कर दो, तो ये PID आ जाएगा। PID का मतलब होता है प्रोसेस आईडी। तो हमें ये प्रोसेस आईडी दिख रही है। अब यहाँ पर हम जैसे ये हमारा जो मेन ऐप है, कहाँ गया, ये हमारा मेन ऐप, ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसकी हम और ज़्यादा डिटेल्स नहीं देख सकते हैं, या फिर ये दूसरा जो है इसकी भी हम और ज़्यादा डिटेल्स नहीं देख सकते हैं। एक पेरेंट प्रोसेस आईडी भी होता है। तो जैसे इसको, इस क्रोम को इसने ओपन किया होगा, ये मेन क्रोम हमारा यही वाला है, तो इसको इसी ने ओपन किया होगा, मेन वाली ऐप नहीं। तो ये हमें प्रोसेस आईडी तो दिख रही है, लेकिन पेरेंट प्रोसेस आईडी नहीं दिख रही है। तो उसके लिए हम थर्ड पार्टी ऐप का यूज कर सकते हैं। और एक चीज, हमें कॉन्टेक्स्ट स्विचेस नहीं दिख रहे हैं। मैंने बात किया था कि हम कॉन्टेक्स्ट स्विच को देख सकते हैं। यहाँ पे कहीं हमें कॉन्टेक्स्ट स्विचेस का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मेमोरी परसेंटेज नहीं, कहीं भी कॉन्टेक्स्ट स्विचेस का ऑप्शन नहीं है। तो हम कॉन्टेक्स्ट स्विच कैसे देख सकते हैं? इसके लिए हमें थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एक तो है माइक्रोसॉफ्ट की ही ऐप जिसका नाम है प्रोसेस एक्सप्लोरर। ये एक ऐप है, ये काफ़ी अच्छी ऐप है, काफ़ी सही है, लेकिन इससे भी बेटर एक ऐप है। इसको हम सीधा प्रोसेस एक्सप्लोरर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इंस्टॉल भी नहीं करना, इसका एक सी फाइल मिलेगा, हम सीधा ओपन कर सकते हैं। एक और बेटर ऐप है जिसका नाम है प्रोसेस हैकर। ये थर्ड पार्टी है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा नहीं है। यहाँ पर हम डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर हमें ये सेटअप के अंदर ये वाला विंडोज 10 और विंडोज 11 के लिए ये वाला चीज हमें यूज कर लेना है, सेटअप वाला। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देना है तो ये डाउनलोड कर देगा। ये यहाँ पे फिर से ये आया, मुझे लगा कि डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया होगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, अभी थोड़ी देर में ये डाउनलोडिंग स्टार्ट करेगा, तो वेट कर लेते हैं। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दिया इसने और ये डाउनलोड भी हो गया है। अब हमें इसको क्लिक करके इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे यस पूछेगा, यस कर देना है और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी इसमें नेक्स्ट करके हमें इंस्टॉल करते रहना है। किस फोल्डर में, बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें ब्राउज करके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा नेक्स्ट करते जाना है। और ये कंप्लीट हो गया है। स्टार्टअप, हाँ मतलब ये क्लोज करके, मतलब अगर हम क्लोज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा सिस्टम इन्फॉर्मर इसका नाम यहाँ पे है। पहले इस ऐप का नाम प्रोसेस हैकर था, इसीलिए प्रोसेस हैकर सर्च करने पे भी आ जाता है। अभी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है, इसका नाम है सिस्टम इन्फॉर्मर। सिस्टम इन्फॉर्मर ये वाली ऐप है, इंफॉर्मेशन नहीं, सिस्टम इन्फॉर्मर ये वाला ऐप है। तो जब भी क्लोज हो जाए तो वो सर्च करके आप ओपन कर सकते हैं।
चलो मैं इसको क्लोज करके दोबारा से ओपन कर देता हूँ। सिस्टम इंफॉर्मेशन, ये सिस्टम इंफॉर्मेशन नाम से एक और ऐप है हमारे इस सिस्टम के अंदर ही बाय डिफॉल्ट। हमें इसको नहीं ओपन करना है, हमें सिस्टम इन्फॉर्मर ये ऐप ओपन करनी है। इसको हम ओपन करेंगे तो ये अभी नॉर्मल मोड में है, ये एडमिनिस्ट्रेटर मोड में नहीं है। जब पहले स्टार्ट हुआ था तब ये एडमिनिस्ट्रेटर मोड में था, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम एडमिनिस्ट्रेटर मोड में भी इसको रन कर देंगे। अभी के लिए ये काफ़ी है। अब यहाँ पर हमें वो क्रोम वाली भी यहाँ पे ऐप दिखेगी और माइक्रोसॉफ्ट MS Edge भी दिख रहा है, यहाँ पे क्रोम भी दिखेगा। अगर हम चाहें तो सर्च कर सकते हैं, अगर ऐसे ही नहीं दिखता है तो। यहाँ पे एक सिस्टम आइडल प्रोसेस दिखा रहा है, तो ये क्या चीज़ है? सिस्टम आइडल प्रोसेस का मतलब है कि कितना CPU आइडल है। आइडल का मतलब खाली पड़ा है, जो यूज नहीं हो रहा है, कितना परसेंट। तो 32% यूज हो रहा है, 33% या 30% और 70% के अकॉर्डिंग नहीं, अराउंड ये खाली है, खाली पड़ा है अभी। और बाकी जो एप्लीकेशंस हैं कितना परसेंट यूज कर रही हैं वो सब दिख रहा है हमें। अगर हम यहाँ पे क्रोम सर्च करें, क्रोम, तो ये देखो क्रोम एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर रही है, केवल 0.8%, क्योंकि वो बैकग्राउंड में है, हम उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर मैं इसमें साइड बाय साइड करके कुछ चलाऊँ यहाँ पे, अगर मैं app.procoder.com करता हूँ तो आप देखना इसका परसेंटेज बढ़ रहा है। जैसे जैसे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ इसका परसेंटेज बढ़ रहा है, ये देखो। अगर मैं कोई वीडियो प्ले कर देता हूँ तो ये ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे दिखा रहा है, इसका केवल इसी का परसेंटेज दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर वीडियो कैसे प्ले होगा, यहाँ पे क्लिक करके मैं वीडियो भी प्ले कर देता हूँ, म्यूट। तो ये देखो, मतलब जब भी हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारा जो CPU यूसेज है वो बढ़ता है। ये चल ही नहीं रहा है, शायद नेट स्लो होगा, मैं पॉज कर देता हूँ। तो ये बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो पेरेंट प्रोसेस क्या है, मतलब कौन सा हमारा मेन है। अब यहाँ पर हमें मेन नहीं पता चल रहा है, वहाँ पर हमें मेन वाला चीज़ पता चल रहा था कि मेन कौन सा है, मेन वाला क्रोम कौन सा है। तो एक बार यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं और एक बार देखते हैं कि इसका पेरेंट क्या है। तो इसका पेरेंट कंसोल ये दिखा रहा है, या पेरेंट प्रोसेस यहाँ पे है ये। तो इसका पेरेंट क्रोम ही है, यानी कि मैंने बोला था क्रोम को ही लॉन्च करता है, खुद को ही लॉन्च करता है। यहाँ पर हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा मेन वाला क्रोम है, क्योंकि सब आइडेंटिकल हैं, सब एक हम शकल हैं। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कोई और कॉलम है जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दे पाएगा। तो इनएक्टिव कॉलम्स यहाँ पे क्या क्या हैं, यहाँ पे ये देखो कॉन्टेक्स्ट स्विचेस का यहाँ पे है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचेस और कॉन्टेक्स्ट स्विचेस डेल्टा, ये दोनों को हमें सेलेक्ट कर लेना है। ये मैं भूल ही गया था, ये भी हमें देखना था, ये सेलेक्ट कर लेना है। और देखते हैं और यहाँ पे कोई काम की इन्फॉर्मेशन है क्या। तो अभी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई काम की इन्फॉर्मेशन होगी। ये करके हम ओके कर देते हैं। यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट स्विचेस मिल जाएंगे। ये देखो क्रोम ने कितनी बार स्विच किया है, 4,74,000 बार। जब से मैंने ओपन किया है ना, 4 लाख बार ये कॉन्टेक्स्ट स्विच कर चुका है। कॉन्टेक्स्ट स्विच आपको याद है ना क्या होता है, मैंने बताया था। ये बार बार कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेसर तक जाती है, थोड़ा सा एग्जीक्यूट होती है, फिर वापस आ जाती है, तो वही कॉन्टेक्स्ट स्विच है। और पूरे टाइम ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे किसी ना किसी का इंक्रीज हो रहा है, ये वाला इंक्रीज हो रहा है। इसका देखते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं। इसका भी पेरेंट जो है इसका भी क्रोम ही है। तो यहाँ से हमें मेन वाला नहीं मिल रहा है, हमें ढूंढना पड़ेगा मैनुअली। तो हम यहीं से आके देख लेते हैं उसकी आईडी क्या है मेन वाले की। तो मेन वाले की आईडी है 11504। तो 11504, तो ये तो सबसे ऊपर ही है, मेन वाला यही है। ये इसके अंदर इसने रख दिया, ये तो और भी इजी कर दिया, मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगा था इसी के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मेन वाला इसके अंदर नहीं रहता, मतलब ये केवल फोल्डर जैसा रहता है। ये खुद इसका कोई प्रोसेस नहीं होता, कुछ प्रोसेस आईडी नहीं होता है। यहाँ पर मेन वाला इसने ऊपर ही रख दिया, पेरेंट को ऊपर ही रख दिया। तो ये देखो यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो इसका पेरेंट जो है क्रोम है 11504, और 11504 वाला क्या है, यही है मेन वाला। तो ये सही है, ये और भी अच्छा है, ये तो और भी सही है। तो देखो सबका जो पेरेंट प्रोसेस है वो क्रोम ही है, लेकिन अब इसका पेरेंट प्रोसेस क्या होगा मेन वाले का।
तो इसको हम क्लिक करके देखते हैं। इसका पेरेंट प्रोसेस है exe.explorer। तो हमने एक्सप्लोरर से ये, हालांकि ये डायरेक्ट एक्सप्लोरर नहीं है, लेकिन हमने ऐसे सर्च करके क्रोम को लॉन्च किया था, इसीलिए इसका जो पेरेंट प्रोसेस है वो क्या है, वो exe.explorer है। लेकिन अगर हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि हम टर्मिनल से भी क्रोम को लॉन्च कर सकते हैं, तो अभी हम इस क्रोम को बंद कर देते हैं, पूरा का पूरा बंद कर देते हैं। बंद करते ही ये सारा गायब हो जाएगा, ये देखो सब गायब हो गया। अब हम टर्मिनल ओपन करते हैं और यहां पे हम लिखते हैं स्टार्ट क्रोम, ये लिख देंगे तो हमारा क्रोम स्टार्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका पेरेंट प्रोसेस, ये सबसे बड़ा पेरेंट है ये क्रोम। अब इसका पेरेंट अगर हम देखें तो पावरशेल है। पावरशेल क्या है, ये पावरशेल है। अब पावरशेल का हम देखते हैं पावरशेल का पेरेंट क्या है। आप गेस करो कि पावरशेल का पेरेंट क्या होगा। इसका आईडी मैं कॉपी कर लेता हूं और क्लोज करके मैं इस आईडी को सर्च करता हूं। तो पावरशेल ये मिल गया हमें पावरशेल। इसका पेरेंट क्या है, इसका पेरेंट है टर्मिनल। ये टर्मिनल ऐप जो है, कहां गया, ये टर्मिनल ऐप है। अभी मैंने ओपन नहीं किया, आप देखना। इसको हम ओपन करेंगे तो ये देखो इसका पेरेंट प्रोसेस है विंडोज टर्मिनल .exe। अब हम इसका विंडोज टर्मिनल का पेरेंट देखते हैं। हम इसकी प्रोसेस आईडी कॉपी कर लेते हैं और यहां पे सर्च करते हैं। ये देखो विंडोज टर्मिनल .exe आ गया है। अब इसको अगर हम ओपन करेंगे तो इसका पेरेंट प्रोसेस क्या है, ये है explorer.exe। क्योंकि हमने ऐसे सर्च करके जो भी चीज हम ऐसे सर्च करके ओपन करते हैं, इसका पेरेंट प्रोसेस ये एक तरह से एक्सप्लोरर ही है। ये फाइल एक्सप्लोरर जो होता है ना, ये एक तरह से यही चीज है। एक हमें यहाँ पे मेन्यू खुल के आ जाता है, तो इसका पेरेंट प्रोसेस ये है। हम इसको कहाँ तक जाएं, कहाँ तक हमें पेरेंट मिलेगा, चलो देखते हैं कहाँ तक। अब अगर हम इसका पेरेंट ढूंढे, एक्सप्लोरर का, ये एक्सप्लोरर तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है, ये अवेलेबल ही रहता है। इसका पेरेंट क्या है, तो इसका पेरेंट नॉन एग्जिस्टेंट प्रोसेस है, यानी कि ये हमारा सबसे ऊपर लेवल तक चला गया। लेकिन इसकी आईडी भी है, हम सर्च करते हैं, देखते हैं क्या। उसका नाम तो नहीं है लेकिन PID है। तो ये देखो कुछ भी नहीं मिला है, ये नॉन एग्जिस्टेंट प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब ये क्या है, ये एकदम हमारा सिस्टम है, एक तरह से हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है या कर्नल लेवल पे कुछ है जो कि उसको स्टार्ट करता है। ये हमारा जो कोर एप्लीकेशन है exe.explorer। तो ऐसे ही एप्लीकेशन का क्या होता है, पेरेंट प्रोसेस होता है। और कॉन्टेक्स्ट स्विचेस हमने देख लिया कि कितने सारे कॉन्टेक्स्ट स्विचेस हो गए। ये सारे ऐप्स के कॉन्टेक्स्ट स्विचेस हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 16 करोड़ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस हो चुके हैं। समझ रहे हैं, 16 करोड़ मतलब 16 करोड़ बार जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मूव कर रहा है एप्लीकेशंस को। अब ये अगर आप उसमें हैं एक्टिविटी मॉनिटर जो कि मैक ओएस का होता है, उसमें हो सकता है कम हो या ज़्यादा हो। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा रहती है। ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्ट सेम उसमें भी दिखेगा। अब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हिसाब से अलग अलग देखते हैं, तो देखते नहीं, उसको मैनेज करते हैं। तो ये होता है प्रोसेस। अब हम एक चीज और देखते हैं कि Node.js का प्रोसेस कैसा दिखता है। ये वीडियो काफी लंबी हो रही है लेकिन हम बहुत डिटेल में जाएंगे। Node.js का प्रोसेस एक स्टार्ट करते हैं, यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं नोड। हम इसी टर्मिनल से, जो हमारा पावरशेल है, इसी से स्टार्ट कर देते हैं Node.js। बस केवल नोड लिखना है, हमारा सर्वर टर्मिनल स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं नोड, तो node.exe ये पूरा लिख देते हैं, node.exe ये लिख दिया। तो ये दो Node.js कैसे आ गया। हम अपना Node.js क्लोज करके देखते हैं कि कोई Node.js ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है क्या। तो हमारा वाला तो डिलीट हो गया, लेकिन ये कुछ आ रहा है। और ये winpy.exe ये भी आ रहा है। ये Node.js तो नहीं है, ये Node.js तो नहीं है, लेकिन Node.js सर्च करने पे आ रहा है। ये जो हमारा VS कोड है उसका कुछ कोई प्रोसेस है जो उसने स्टार्ट किया है। इसको हम ये Node.js देखते हैं, ये कहाँ से आ रहा है। तो इसका पेरेंट जो है ये है,
इसका हम नाम भी कॉपी करके या प्रोसेस आईडी कॉपी करके सर्च कर सकते हैं। तो ये देखो, अच्छा Node.js सर्च करने पे ये इसीलिए आ रहा है ये वाला चीज, क्योंकि Node.js का पेरेंट है। नहीं, ये पेरेंट तो नहीं है, ये तो उसका पेरेंट नहीं है। हम देखते हैं, शायद पेरेंट का पेरेंट हो। तो यहाँ पर ये सर्च कर लिया। अगर हम इसका पेरेंट ओपन करें तो ये वही चीज है जो Node.js के सर्च करने पे आ रहा था, एक और एक्स्ट्रा चीज। इसको भी हम देख लेते हैं क्या है ये। इसका पेरेंट क्या है? cohost.exe है इसका पेरेंट। नहीं, इसका पेरेंट cohost.exe नहीं है, ये तो पेरेंट कंसोल है, ये कुछ और होता होगा। इसका पेरेंट प्रोसेस जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, यानी कि इसको, ये कोई तो प्रोसेस है जिसको ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम ने स्टार्ट किया है, जो कि दिखा नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, हम उसको क्लोज कर देते हैं। Node.js, ये अच्छा अभी तो गायब हो गया, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसको टर्मिनेट, सीधा डिलीट बटन से भी, डिलीट बटन अगर हम दबाएंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट उसने जो भी प्रोसेस था, मुझे नहीं पता है कौन सा प्रोसेस था जिसने नोड स्टार्ट कर दिया था। अभी कोई भी नोड का प्रोसेस यहाँ पे नहीं रन हो रहा है। हम अपना नोड का प्रोसेस रन करते हैं। ये देखो, नोड का प्रोसेस रन हो गया है, और यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट स्विचेस अभी ये 28 है, और ये 28 ही रुका है। ये देखो, ये थोड़ा सा बढ़ा, ये बढ़ के ये अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो एकदम से रुका हुआ ही है, क्योंकि इसको कुछ इसके अंदर हम कुछ काम नहीं करवा रहे हैं, कोई कंटिन्यूअस कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम कुछ काम करवाएंगे तो ये जल्दी जल्दी चेंज होगा, काफ़ी फास्ट चेंज होगा, क्योंकि बैकग्राउंड में पड़ा है, इसको हम कोई आउटपुट दे ही नहीं रहे हैं। ये बहुत स्लो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत देर के बाद इस प्रोसेस को अपने वहाँ पे डालता है। एक बार मैं वो डायग्राम ओपन कर लूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम इमेजिन करते हैं कि ये हमारा Node.js का एप्लीकेशन है, और ये अभी इसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ देर बाद यहाँ पे डाल रहा है, यहाँ पे डाल के चेक कर ले रहा है कि कुछ अगर आउटपुट आया हो तो ये कर देगा। लेकिन अगर हम कुछ काम करवाने लगे इस पर, जैसे कि हम एक लूप लगाते हैं while true, और ये कर देते हैं। अब ये इनफाइनाइट लूप है, ये कभी खत्म नहीं होगा। अब आप देखना कॉन्टेक्स्ट स्विच कितना तेज से बढ़ रहा है, कितना तेज कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है यहाँ पे। और सीपीयू का यूसेज देखिए, ये 8% सीपीयू का यूसेज है। 8% क्यों है? ये 8%, 8.3% तक गया था, ये 8.3% तक इसका सीपीयू यूसेज है। तो 8% इसीलिए है। कैलकुलेटर खोलते हैं, और हमारे पास कितनी, यहाँ पे कैलकुलेटर में मैंने प्रोग्रामर्स कैलकुलेटर खोला है, इसको हम यूज़ करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। स्टैंडर्ड कैलकुलेटर अभी कर देता हूँ। तो हमारे पास टोटल 12 कोर्स हैं। तो जब 12 मतलब टोटल सारी कोर्स जब यूज़ होंगी तब 100% होगा। तो ये अभी एक कोर को यूज़ कर रहा है, 12 में से केवल एक कोर को कंप्लीटली यूटिलाइज कर रहा है, पूरा ये यूटिलाइज कर रहा है। तो अगर हम 100 डिवाइड बाई 12 करते हैं तो 8.3% आता है, और वही 8.3% यहाँ पे यूज हो रहा है। यानी कि हमारा जो सीपीयू यूसेज है वो 8% है। ठीक है, समझ आ गया। अब अगर हम एक और नोड का वो चला दें, यहाँ पे नोड, अच्छा और चलाने से पहले ये चलने दो, मैं आपको इसका पेरेंट दिखा देता हूँ। ये हमारा जो नोड है इसका पेरेंट क्या है? पावर शेल, क्योंकि हमने पावर शेल से स्टार्ट किया है, यहाँ से पावर शेल है। तो इसको चलने देते हैं। हम एक और प्रोसेस ओपन करते हैं यहाँ पे, यहाँ पर भी हम ये लूप चला देते हैं। आप देखना, अरे पहले तो नोड स्टार्ट करना पड़ेगा। नोड देखो, दूसरा नोड यहाँ पे आ गया बैकग्राउंड में, यहाँ पे हम while ट्रू कर देंगे। जैसे किया, इसका भी 8% हो गया। अब दूसरा भी हम दूसरा चलाते हैं, और इसके साथ साथ मैं एक्टिविटी मॉनिटर, मैं बोल रहा हूँ टास्क मैनेजर ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले में आ जाता हूँ। आप यहाँ पे देखना सीपीयू यूसेज बढ़ रहा है धीरे धीरे, 78% हो गया। मैं एक को बंद करके दिखाता हूँ। एक को बंद करूंगा अगर मैं, ये इसको अगर मैं एक को बंद कर दूं, या चलो ये Ctrl X,
ये बंद कर दिया मैंने, तो देखो 70% था 60 हो गया। एक और बंद कर दूं मैं तो और भी हमारा जो खाली सीपीयू मतलब जो यूसेज था वो 50% हो गया। मैं 50% ऑलरेडी इसीलिए है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और भी एप्लीकेशंस तमाम ओपन है, इसीलिए 50% यहाँ पे ऑलरेडी ये यूज हो रहा है हमारा सीपीयू। ये 40% हो गया, ऐसे ही थोड़ा घटता बढ़ता रहता है। अभी मैं क्या करता हूँ, अच्छा अब जाके हमारा Node.js वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली खत्म हुआ है। मैं फिर से नोड चलाता हूँ, यहाँ पे while ट्रू कर देता हूँ, एक और नोड चलाता हूँ, यहाँ पे भी while ट्रू, एक और Node.js, अरे नोड, और फिर से while ट्रू, ऐसे करते जाते हैं। मैं जल्दी जल्दी करता जाता हूँ इसको, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा मैं यहाँ पे, देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। सीपीयू का यूसेज आप देखिए 96% पहुंच गया लगभग। ये चला के ये कर दिया, देखो सीपीयू का यूसेज जो है 100% हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर हम आके देखें, यहाँ पर तो हमने कितने प्रोसेस ओपन कर दिए, 1 2 3 4 5, और अब ये सारा थोड़ा कम हो गया है 8 से, क्योंकि ये मतलब सीपीयू का यूसेज 100% हो रहा है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा है कि थोड़ा कम कर दें, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम इसको बता सकते हैं, हम इसको ये बता सकते हैं प्रायोरिटी, यहाँ पर प्रायोरिटी बता सकते हैं कि प्रायोरिटी हाई रखनी है। अगर हम इसकी प्रायोरिटी हाई कर देंगे, देखो 8.3 फिर से हो गया। हम हाई से भी ज़्यादा प्रायोरिटी कर सकते हैं, प्रायोरिटी रियल टाइम कर सकते हैं। ये देखो अनेबल टू सेट प्रायोरिटी नोड डॉट, देखो ये रियल टाइम परमिशन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर मोड में इसको ओपन करना पड़ेगा। तो एक बार बंद कर देता हूँ, और मैं, क्या नाम था एप्लीकेशन का, सिस्टम की स्पेलिंग गलत है, सिस्टम इन्फॉर्मर, इसको हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, रन एज एडमिन करेंगे तो हम इसको एकदम वो वाली प्रायोरिटी दे पाएंगे। node.exe सर्च कर लेते हैं, ये लिया, इसकी प्रायोरिटी हम हाई सेट कर देते हैं, हाई से भी ऊपर रियल टाइम, तो ये सेट हो गई। अभी वो वार्निंग नहीं दिया, हम सबकी प्रायोरिटी रियल टाइम सेट कर देते हैं। प्रायोरिटी तो जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हम रियल टाइम करेंगे ना, तो वो मैक्सिमम जितना पॉसिबल होगा, देखो 8.3 तक जा रहा है, वही 100/12 तक जा रहा है। तो अब मैं सबकी प्रायोरिटी कर सकता हूँ, चलो मैं कर देता हूँ, सेट प्रायोरिटी रियल टाइम, सेट प्रायोरिटी रियल टाइम, सेट प्रायोरिटी रियल टाइम। तो देखो सबकी 8% हो गई है, प्रायोरिटी बढ़ा दी मैंने, और यहाँ पर सीपीयू यहाँ पर तो 100% दिखा ही रहा है। अब मैं यहाँ पर ऐसे कितने कोर्स ओपन कर सकता हूँ, कितने कोर्स और ओपन कर सकता हूँ, मैं जितना ओपन करता जाऊंगा, जैसे अभी यहाँ पे 100% है, तो जो और दूसरी एप्लीकेशंस हैं वो यूज हो रही हैं, जैसे कि अभी मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो नहीं बंद हो गई। चलो हो रही है अभी तो, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी अगर मैं और भी प्रोसेसेस ओपन कर दूं, यहाँ पे मैं 12 प्रोसेस ओपन कर सकता हूँ जिनका परसेंटेज 8.5 मतलब लगभग 8.3 के अराउंड हो। लेकिन मैं वो करूंगा नहीं, क्योंकि अगर मेरा नोड प्रोसेस ही चलने लगेगा, उसमें व्हाइल लूप चलने लगेगा, तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। मैंने इसको करके देखा है, मैं 12 तक पहुंचा था, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है, लेकिन उसके बाद मेरा कर्सर भी नहीं हिल रहा था। स्क्रीनशॉट्स पिक्चर्स में मिल जाएगा आपको, ये कहाँ गया, स्क्रीनशॉट्स भी मैं ले नहीं पा रहा था, तो मैंने फोन से भी कुछ फोटोज ले ली। यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स बड़ा कर लेता हूं, ये है, ये देखो, ये मैंने पुराना वर्जन गलती से इंस्टॉल कर लिया था कुछ देर पहले, तो ये प्रोसेस हैकर इसका नाम दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर तो वो नहीं है, क्या बोलते हैं, वो स्क्रीनशॉट नहीं है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर नहीं है।
कहाँ पर है, इतना ज़्यादा पावर यूज हो गया था ना कि सेव भी नहीं कर पाया मैं। तो मैंने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लिया था, इसीलिए मैंने फ़ोन में भी ले लिया था कि क्या पता स्क्रीनशॉट ले पाए या ना ले पाए। फ़ोन में मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे 12 कर दिया था मैंने, उसके बाद ये नहीं बढ़ रहा था क्योंकि मैंने सबकी प्रायोरिटी एकदम रियल टाइम सेट कर दी थी। अगर प्रायोरिटी कम कर देंगे, नॉर्मल करेंगे तो 12 से ज़्यादा भी ओपन कर सकते हैं, तब इनका परसेंटेज घट जाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कर पा रहे थे और ये जो हमारा फैन है सीपीयू का एकदम हेलीकॉप्टर बन गया था और एकदम गर्म हो गया था। मतलब कम से कम 1 घंटे तक स्विच ऑफ करना पड़ा है केवल व्हाइल लूप चला देने से। मैं व्हाइल लूप मैंने चला दिया और छोड़ दिया बस इसको। तो इसको मैं और ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं अपना रिकॉर्डिंग जो है रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ 1 घंटे की रिकॉर्डिंग पूरी इंटरप्ट हो जाए, मतलब करप्ट हो जाए। तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। आप बड़ी आराम से बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि आपका सिस्टम खराब हो जाए, बस बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है क्योंकि गर्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा CPU यूसेज इतना ज़्यादा है, एक एक करके हम प्रोसेस को बंद करते हैं। यहाँ से भी बंद कर सकते हैं और उस जो सिस्टम क्या नाम है उसका, इस एप्लीकेशन का सिस्टम इन्फॉर्मर, इससे भी बंद कर सकते हैं। तो हम इस पावर शेल से ही बंद करते हैं। ये बंद कर दिया। अभी देखो जैसे बंद किया ये हमारा CPU एक्टिविटी में ड्रॉप आया, ये देखो ये ड्रॉप आने लगा। एक और बंद करते हैं और ड्रॉप आएगा, देखो और ड्रॉप आ गया। और बंद करते हैं और ड्रॉप आएगा, ये देखो और ड्रॉप आया, आपको दिख रहा है सब यहाँ पे। और बंद करेंगे अभी और ड्रॉप आएगा, ये देखो। इसको बंद कर देंगे और ड्रॉप आएगा। तो इस तरह से हमें अपना जब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं ना तो मॉनिटर करना होता है, कोई इतना हैवी काम तो नहीं कर रहे हैं जो पूरा CPU यूसेज बढ़ा दे रहा है। तो ये सब जब पता रहेगा हमें तभी तो मॉनिटर कर पाएंगे, तभी तो हम परफॉर्मेंट एप्लीकेशन बना पाएंगे। तो यही होता है प्रोसेस। और हमने और भी बहुत सारी चीज़ें देख ली, कॉन्टेक्स्ट स्विचेस, ये प्रोसेस आईडी। यहाँ पे डायरेक्टली पेरेंट प्रोसेस आईडी हम यहीं पे नहीं देख सकते हैं कि कॉलम में ही दिख जाए। पेरेंट प्रोसेस आईडी देखने के लिए हमें वो क्लिक करके ओपन करना पड़ता है। और ये हमने यहाँ से ओपन किया था, एक नोड एप्लीकेशन हम VS कोड से भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम while ट्रू, बस कुछ कंसोल लॉग नहीं करवाएंगे, while ट्रू ये कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है A और उसके अंदर असाइन किया है प्रोसेस। इसको भी हम अभी देखेंगे, इसी वीडियो में हम देखेंगे इसको। तो इसको पहले हम स्टार्ट कर देते हैं VS कोड का यूज करके। यहाँ पे क्लिक करना है रन एंड डिबग, और आपसे अगर Node.js पूछता है तो आप वहाँ पे Node.js सेलेक्ट करके रन कर देना। ये स्टार्ट हो गया। अब हम यहाँ पर आके देखें, Node.js सर्च करें तो node.exe, तो ये नोड का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और ये दोबारा से 2 प्रोसेस है, तो ये दूसरा वाला कौन है इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये नोड को ही नोड ने स्टार्ट कर दिया है। ये ऐसा तो हमने कहीं नहीं लिखा है नोड के कोड में कि Node.js स्टार्ट करे। ये एक बार हम बंद करके दोबारा से स्टार्ट करते हैं, इसको बंद कर देते हैं और हम देखते हैं कि दूसरा वाला नोड बंद हुआ कि नहीं। बंद हो गया। एक बार दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसको रन एंड डिबग करता हूं मैं। स्टार्ट हो गया। ये 2 नोड पता नहीं क्यों ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ये हो सकता है कि किसी रीजन से इसने स्टार्ट किया हो। हमने तो यहाँ पे इस कोड में कहीं भी नहीं स्टार्ट किया है। एक बार मैं सेट इंटरवल का वो लगाता हूँ, सेट इंटरवल, और कंसोल लॉग हेलो एवरी 100 मिलीसेकेंड्स ये कर देते हैं। और अब दोबारा से हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे हमें हेलो दिखता रहेगा। तो ये दोबारा से ये स्टार्ट कर रहा है। ये पता नहीं क्यों स्टार्ट कर रहा है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। ये हमारा जो मेन प्रोसेस है वो ये वाला है 17 वाला। ये दूसरा प्रोसेस यहाँ पे रन हो रहा है। अगर हम एक्टिविटी मॉनिटर में आके डिटेल्स सेक्शन में जाके सर्च करते हैं node.exe, तो यहाँ पर भी ये दोनों प्रोसेस दिख रही हैं। कोई बात नहीं, हम दूसरी वाली प्रोसेस को इग्नोर कर सकते हैं, हम ये वाली प्रोसेस देख सकते हैं। और इसका पेरेंट क्या है, ये code.exe है। कोड यानी कि VS कोड, VS Code.exe ने इसको स्टार्ट किया है। तो जब हम VS कोड का यूज करके अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं Node.js का, तो इसका जो वो होता है पेरेंट प्रोसेस, वो VS कोड होता है।
यहाँ पे code.exe दिखा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पे दो तरह से VS कोड के अंदर रन कर सकते हैं, एक तो उसका यूज़ करके, एक टर्मिनल का यूज़ करके। यहाँ पर मैं node app.js का यूज़ को रन करता हूँ। तो यहाँ पे हमें कंसोल में प्रिंट हो रहा है हेलो, और अभी आप देखना तो ये दो नोड नहीं रन हुआ है। जब वहाँ से हम रन कर रहे थे तो तब दो नोड रन हो रहा था। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा WinPy आ गया है, तो ये WinPy ये एक तरह से टर्मिनल ही है हमारा, मुझे ऐसा लगता है, जो कि इसको रन कर रहा है, और इसका जो पेरेंट प्रोसेस है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, ये हमने पहले भी देखा था। तो ये यही वाला था, शायद कहीं किसी VS कोड के उसमें रन हो रहा होगा। मुझे समझ आ गया है कहाँ से वो पहले वाला रन हो रहा था। मैं इसको क्विट करता हूँ, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। ये मैंने एक प्रो कोडर का प्रोजेक्ट ओपन करके रखा है, और इसका सर्वर शायद स्टार्ट रहा होगा, यहाँ पर कुछ स्टार्ट रहा होगा, इसी से वो रन हो रहा था जो पहले हमने Node.js देखा था। तो ये मिल गया कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, कहाँ से हो रहा था। तो इसको मैंने बंद कर दिया। अभी यहाँ पे मैं सेट इंटरवल इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं सेट टाइम आउट यूज करूंगा, सेट टाइम आउट या कोई ऐसा कोड जो कि तुरंत ही खत्म हो जाए, सेट टाइम आउट, ऐसा कोड जो कि तुरंत ही खत्म हो जाए, तो हमारा प्रोसेस तुरंत ही आएगा और चला जाएगा। देखो मैं इसको अगर करके अपने यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पर तो हमें दिखेगा ही नहीं, ये आके चला गया और दिखेगा भी नहीं। तो इसीलिए हम सेट इंटरवल यूज करते हैं ताकि वो हमारा प्रोसेस बना रहे। कोई भी ऐसा कोड जो कि प्रोसेस को एग्जिट ना होने दे, प्रोसेस को बनाए रखे। अभी हमने प्रोसेस के बारे में बहुत सारी चीजें देख ली हैं, लेकिन एक चीज देखना बाकी है अभी हमें। वो क्या है? वो है प्रोसेस नाम का वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल होता है। अगर हम console.log करें प्रोसेस को, अगर मैं केवल console.log कर दूं प्रोसेस, ये वेरिएबल बनाने की भी जरूरत नहीं है, बस प्रोसेस ही मैं console log करता हूं। मैं ये सेट इंटरवल वाला भी कोड हटा देता हूं, या चलो रहने देते हैं, क्या पता काम लग जाए। नोड या अप एरो से, तो ये देखो ये पूरा ऑब्जेक्ट आया। अब ये ऑब्जेक्ट टर्मिनल में देखना मुझे पसंद नहीं है, सही से दिखता ही नहीं है, एकदम से अजीब सा दिखता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिबगर लगा दूंगा और मैं इधर से रन करूंगा। इससे रन कर दिया मैंने। अब यहाँ पर आके रुक गया है। अब यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं प्रोसेस नाम का वेरिएबल मिलेगा। तो यहाँ लोकल में तो नहीं है, ग्लोबल स्कोप में होगा। प्रोसेस ये प्रोसेस नाम का वेरिएबल मिल गया। अब ये ग्लोबल में ढूंढना ना पड़े, इसीलिए मैंने ए नाम का वेरिएबल बना दिया था, जिसके अंदर मैंने प्रोसेस स्टोर कर दिया था। और यहाँ पे console log चाहे ए करवाएं चाहे प्रोसेस करवाएं, एक ही बात है। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि मैं ग्लोबल में जाके ढूंढना ना पड़े। ग्लोबल में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो ए के अंदर मैंने प्रोसेस स्टोर कर दिया है बस। अब इसको अगर हम ओपन करें तो ये वही प्रोसेस वाला वेरिएबल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमने जो अभी तक सीखा है वो क्या सीखा है? हमने प्रोसेस आईडी सीखा है। यहाँ पे हमें PID मिल रहा है, देखो PID और PPID। PPID क्या है? पेरेंट प्रोसेस आईडी। तो ये PID एक बार हम अपने यहाँ पर आके देख लेते हैं, सिस्टम इंफॉर्मेशन वाली ऐप में। PID क्या है इसका? 9552। यहाँ पर क्या है? 9552। और पेरेंट प्रोसेस आईडी देखते हैं एक बार, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेरेंट प्रोसेस आईडी ये दिखने लगेगा हमें, 2472। इसका पेरेंट प्रोसेस आईडी क्या है? इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिख जाएगा 2472। ये देखो, तो ये चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस वेरिएबल के अंदर। अभी बहुत सारी चीजें हैं, आर्ग्स हैं, argv है और env है, यहाँ पे env करके होगा। तो ये सारी चीजें हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। जब हम env इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पढ़ेंगे ना, तो हम वो सारी चीजें भी देखेंगे। अभी के लिए हमारे लिए काफी है। बस मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि प्रोसेस क्या है। ये जो प्रोसेस वेरिएबल है ना, ये इसी Node.js प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस Node.js प्रोसेस को? इस वाले Node.js प्रोसेस को। ये वाला प्रोसेस नहीं है, ये वाला कुछ अलग प्रोसेस है। ये मुझे अगर पता चलेगा, मैं रिसर्च करूंगा तो आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि ये प्रोसेस क्यों स्टार्ट हुआ है। ये जो प्रोसेस वेरिएबल है, ये इसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है ना, वही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर है। अब
क्या है इन्फॉर्मेशन, क्या क्या हमारे काम लायक है, ये सब कुछ हम धीरे धीरे देखेंगे। जो भी काम लायक है, जो काम लायक नहीं है उसको इग्नोर कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोसेस समझ आया होगा और ये प्रोसेस वेरिएबल आखिर है क्या और किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या है, थ्रेड्स है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, procoder.com/node.js। तो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है थ्रेड्स। थ्रेड क्या होता है, Node.js सिंगल थ्रेडेड है या मल्टी थ्रेडेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बताना कमेंट्स में बताना कि Node.js सिंगल थ्रेडेड है या मल्टी थ्रेडेड है। ये आपका असाइनमेंट है इस वीडियो के लिए। तो इसको आपको असाइनमेंट को करना है, आपको ढूंढना है, सर्च करना है सिंगल थ्रेडेड है कि मल्टी थ्रेडेड है। और आपने सुना है जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड होती है, ये थ्रेड देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मेरे कंप्लीट Node.js कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप Node.js को कंप्लीटली पूरा एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।